क्या ये क्या है नाटो के अंदर जो चीज चल रही है, जरा से अगर ये समझा दें कि है क्या वहां देखिए, पे। नेटो के जो ममालिक कंट्रीज हैं, जो इस वक्त वहां पे माशी बुरान से जो मंदी है वहां पर जिसको वो फेस कर रहे हैं, और जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं वो उस चीज को बड़ा फेस कर रहे हैं, वो जंग नहीं अफोर्ड कर सकते। वो जानते हैं इस चीज को, उन्होंने पहले जंगी अजीम देखी है, दूसरी जंगी अजीम देखी है। यूरोप का कितना बड़ा और जो मुल्क है, फ्रांस हो गए और जर्मनी हो गए, तमाम ममालिक हो गए यूरोप के, उन्होंने मुमताज आलम साहब वो मंजर देखे हैं जिसमें खाने के लाले थे, जिसमें भूखमरी के लाले थे, जो उनकी बदतरीन माशी हालात थे उन्होंने देखा है। वो नहीं अफोर्ड करना चाहते। उनके अंदर एक डर की कैफियत है, उनकी आवाम में एक डर की कैफियत है कि जंग अच्छी चीज नहीं है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, और वो अपने माजी से सबक ले रहे। अमेरिका के ऊपर कौन सी जंग अजीम हुआ? अमेरिका तो बैठा हुआ वहां से हजारों किलोमीटर दूर, उसकी पूरी इकोनॉमी बड़ी है, वो देश बड़ा है, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। अगर अमेरिका जंग ना भी करे तो उसके पास अपना ऑयल जो है वो है, उसके पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके पास तमाम संसाधन है, सक्षम है। लड़ाया किसको जा रहा है जबरदस्ती? यूरोप को। यूरोप अब वो चीजें नहीं रह गई कि आप एक आवाज से कहते चलो उठो लड़ लो और हमारे साथ। वो जूते की नोक पे रखेंगे, भैया हमें तुम्हारे साथ रहना नहीं है, हम रूस के पाले में जाएंगे। अब दो धुरी हो गई, हम अपने मुल्क के अपने जाती मफाद देखेंगे, हमें किसके साथ रहने में फायदा है। कोई एक कागज का टुकड़ा इंसान को या उसके मुल्क को बांध नहीं सकता। वक्तन वक्तन जो है इस चीज को तो लोग थोड़ी दिन के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी सहूलत के हिसाब से, लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा। आप आपके पास दादागिरी है, आपके पास चीजें हैं, आप लोगों पे सेंक्शन लगा देंगे, चीजें कर देंगे, आप किसी भी मुल्क को डरा देंगे। अब वो दौर खत्म हो गया कि लोग डरेंगे चीजें करेंगे। दुनिया तीन हिस्सों में तकसीम हो रही है, और दो हिस्सों में तो साफ नजर आ रही है। डॉलर के अगेंस्ट में नई करेंसी इंट्रोड्यूस होने का मतलब यह है कि डॉलर का, मैंने आपको बताया था कि उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो मोहम्मद बिन सलमान प्ले कर रहा है इकोनॉमिकल तौर पे। वॉर तो पीछे से ईरान लड़ ही रहा है, लेकिन ओआईसी के अंदर सऊदी अरब के अंदर जिस तरीके से माशी तौर पे एक वॉर लड़ी जा रही है उसमें सऊदी अरब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको पता है ओपेक के अंदर और ओपेक प्लस के अंदर जो एक ऑयल का पूरी एक बादशाहत है चीजों को, सऊदी अरब रखता है। और आने वाले वक्त में ईरान को मजबूत इसलिए भी लोग कर रहे हैं कि ईरान के अंदर वो चीजें हैं कि रूस के साथ उसके संबंध ऐसे हैं, उसके चाइना के साथ उसके संबंध ऐसे रहे है, हिंदुस्तान के साथ जो लोग कह रहे थे कि वो जो है अपने रिश्ते अच्छे नहीं है, तमाम तरीके की चीजें नहीं है, उन्होंने अपने आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब मिल करके आए। और उसके बाद चाइना के मुताल्लिक से बताऊं, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके की चीजें थी, रूस में ऐसी डिप्लोमेसी ली है कि कई एक जगह पे, अब मुझे नहीं पता कि अपने मुल्क के बीच, हिंदुस्तान के बीच और चाइना के बीच क्या डील हुई, क्या बात हुई है, वो तो जब पटल पे चीजें सामने आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन कुछ इंटरनल गठबंधन जो है वो रूस ने करवा दिया है। वो क्या करवाया वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन कुछ रूस से उसमें जो है बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है के साथ में मिलकर के जो है इस डॉलर के अगेंस्ट पे लड़ते हैं, इस तानाशाही के अगेंस्ट पे लड़ते हैं। एक बड़ा तानाशाह है, फिर मुल्कों के अंदर तानाशाही है, फिर जो है और जगह पे तानाशाही है। तो अब ये मुझे लगता है कि दौर जो है आने वाला तानाशाही का होने जा रहा है। ये भी बड़ा देखने वाली बात होगी, दिलचस्प होगी कि एक तरफ पुतिन ने अपने आप को ताउमर के लिए डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद जो है आप देखेंगे चीन के अंदर शी जिनपिंग ने अपने आप को ताउमर के तरीके से एक तरीके से डिक्लेयर कर लिया। उधर देखेंगे रजब तैयब अर्दोगान जो है वो लंबे वक्त से जो है वो है। इधर यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब जो है वजीर आजम साहब तीसरा टर्म निभा रहे हैं। कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीजें हो रही है जो हमने 25 से 30 सालों में नहीं देखी, वो हो रही। एक हिस्ट्री की जो दास्तां लिखी जा रही है, जो हिस्ट्री लिखी जाएगी आने वाले 30-40 साल के बाद, वो बड़ी अलग होगी। और जो हमारी यंग जनरेशन है वो नई चीजें देख रही है। एआई टेक्नोलॉजी का जो है जिक्र लोग भूल जाते हैं कि जिस तरीके से एआई मार्केट के अंदर आया और एक तरफ से बुरहान मचा दिया है। आने वाले वक्त में जो फाइट होगी वो एआई फाइट होगी, और उसको लोग देखेंगे भी, महसूस करने लगे, देखेंगे भी, अभी तो महसूस कर रहे हैं जिस तरीके की चीजें, क्योंकि और बहुत तेजी के साथ चेंज कर रहा है। तो मुमताज आलम साहब, अफसोस की बात यह है कि जंग जो है वो चौथी स्टेज के अंदर बढ़ चुकी है। पांचवी स्टेज में तब आएगी जब ईरान इसके बाद से रिटेलिएट करेगा। देखते हैं ईरान क्या रिटेलिएट करता और है।
मैं यहाँ पे बताऊं कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। इब्राहिम साहब हैं, जयदीप सिंह मुंदेला साहब हैं, और इसके अलावा वजीउद्दीन अंसारी साहब हैं। उन्होंने जो सवाल किया है कि क्या कामनाई साहब की सेहत बहुत ज्यादा खराब है, नहीं बहुत ज्यादा खराब नहीं है। वो चूंकि बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, और अभी आपने देखा है वो चेकअप वगैरह के लिए जाते हैं। तो जो खबर है मुझे, क्योंकि बात हुई है, तो बहुत ज्यादा हालात खराब नहीं है। उन्होंने मीटिंग बाकायदा की थी और मीटिंग में बातचीत भी की है, तो इसलिए मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि उनकी तबीयत जो है वो ज्यादा खराब है। क्या क्या जवाब साहब, आप पास कोई? जी मुमताज साहब, मैं कह रहा हूँ तबीयत मेरी नासाज है, अगर आपकी इजाजत हो तो आज मुझे इजाजत दे दीजिए, मेरी बस तबीयत बस सही ठीक है। पाँच 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 10 मिनट, दो जी तीन बातें और करके, और आप तो जी आहिस्ता बोल रहे हैं। मैं एक एक तो ये बता बता रहा था कि खामनाई साहब की सेहत जो है वो बहुत ज्यादा खराब नहीं है, जैसा कि वजीउद्दीन अंसारी साहब ने कहा। तो अब्दुल सलाम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सलीम साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं आज शायद नाम न ले पाऊं। राजा सिंह राजपूत है, यूनुस चोरवारा साहब हैं, फुकरा बॉय साहब हैं, खालिद अख्तर साहब हैं, और इसके अलावा असलम लावारे साहब हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, ये तमाम चीजें खालिद अख्तर साहब का मैंने बताया। तो बतिस्ता अफरोज साहब हैं, अलीजा मंसूब वो हैं, इसके अलावा हमारे साथ शेख वली साहब हैं, तो हसन रिजवी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं आज नाम शायद मैं फिर कह रहा हूं कि न ले पाऊं, तो मुझे जो है शेख वली मैंने ले लिया। अमित शुक्ला जी हैं, इसके अलावा अयान साहब हैं, असलम लवारे, मोहम्मद जयाउल हक साहब हैं, तो अनवर खान साहब हैं, मोहम्मद जमाल आजाद साहब हैं, शेख वली साहब हैं, बहुत सारे लोग। मैं माफ कीजिएगा, मैं सारे नाम आज नहीं पढ़ पा रहा हूं जो आगे निकल गए हैं। तो मैं जवाद साहब, एक चीज, एक तो आपने कहा कि जंग, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसा कि खामनाई साहब ने कहा कि हिजबुल्लाह जिंदा है और हमास भी जिंदा है, मतलब ईरान इजराइल जो इतने ज्यादा अटैक कर रहा है, और यहां तक कि वो जो है यूएनओ के खिलाफ भी अपने आप को एक तरीके से खड़ा कर लिया, जिस तरीके से पीस कीपिंग फोर्स पे अटैक किया और फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर लिया, यानी इतना खतरनाक। सवाल यह है कि इसका अंजाम क्या होगा, क्या, क्योंकि देखिए 3 टारगेट हमने देखे। हमेशा जो है कोई कमांडर मारा जाता है, वो तंजीम कहते हैं खत्म हो जाती है, जो इस तरीके की होती। हिजबुल्लाह आज भी जिंदा है, और जिस तरह से अटैक किया है जिसने केमिकल फैक्ट्री में, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तिल अबीब में ऐसी खबर आ रही है, हैफा में आप देख लीजिए पूरा बंद हो गया। इसके अलावा खबर यह आ रही है कि हौती ने आज जो है, और यमनी फौज ने, उन्होंने जमीनी और जो बहरी, वो उसकी जो है आज एक मशक की है वहां पे। तो और हमास भी आप देखिए अभी तक उन्होंने अपनी शर्तों को छोड़ा नहीं, और कहीं ना कहीं वो फिर अपने आप को जमा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको, मतलब इसके बावजूद इसराइल कैसे, क्या है क्या ये? देखिए क्या हुआ अभी तक, जो उन्होंने उनके शहरी पकड़े थे। अब आप कह रहे थे कि हमने इस्माइल हानिया साहब को भी शहीद कर दिया, उसके बाद जो है हमने हसन नसरुल्लाह साहब को भी शहीद कर दिया, याह्या साहब को भी उन्होंने शहीद कर दिया, लेकिन उसके बाद जो अपने उनके पास लोग थे, उनको आज भी वो जो है छुटा नहीं पाए, ना ले पाए। देखिए तंजीमें जो होती है ना, आप लीडर तो मरते रहते हैं, लीडर शहीद भी होते रहते हैं, लेकिन तंजीमें जो होती है वो बंद नहीं होती, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच होती है। लीडर चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो तंजीम है वो कभी भी नहीं खत्म होती। शायद इस चीज को लोग भूल जाते हैं। जिस तंजीम के साथ लोग जुड़े हुए हैं, या जिस तंजीम के लिए लोग काम कर रहे हैं, वो लीडर ना भी हो तब भी वो खामोशी के साथ काम करते हैं। डायरेक्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन उनका इरादा बिल्कुल क्लियर होता है कि हमें किसके खिलाफ क्या लड़ना है। हो सकता है अभी जो हिजबुल्लाह है उसको डायरेक्शन देने वाले लोग ना हो, लेकिन ईरान से उनके पास डायरेक्शन पहुंचता है। कोई ना कोई पीछे से बैठ करके उनको
डायरेक्शन दे रहा है कि आपको कब हमला करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कितनी मिकदार में करना है, धीरे धीरे करना है, ये एक साथ कर देना, तमाम तरीके की चीजें। ये स्ट्रेटजी को इंगेज रखने का, टाइम बाय करने का जो है वो एक तरीका होता है वॉर के अंदर, कि जितनी लंबी वॉर खींचेगी, जितना लंबा जो टिकेगा मैदान में, जो हार गया, हारता वो है जो थक जाता है। ये थकाने वाली वॉर है, लंबी वॉर चलेगी। पहले जंग अजीम देख लीजिए, वो भी लंबे वक्त तक चली है। दूसरी जंग अजीम है, वो भी लंबे वक्त तक चली है, और उसकी आप बुनियाद देखेंगे कहाँ से स्टार्ट हुई, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर पूरी दुनिया। और ये तो सबसे बड़ी जंग अजीम है। इसमें तो वक्त लगेगा। स्टार्ट तो हो ही चुकी है, एक दो तीन कंट्रीज तो आ ही गए लपेट में, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 10 कंट्रीज के आसपास जो है वो कूदेंगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो रूस इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि शाम के अंदर जो असली मार्का होना है वो शाम के अंदर होना है, और शाम के अंदर रूस की। और जैसे ही ये रूस की फौजों की तरफ कूदेंगे तो रूस डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। मिडिल ईस्ट हो सकता है इनके पास बहुत से ममालिक चले जाएं, या इनको ये जीत ले, या डर के वजह से, या तमाम तरीके से झूठ, बेईमानी, या कोई भी ऐसा मुहादा करने के बाद फिर तोड़ लें, एग्रीमेंट करने के बाद ये तोड़ लें कि हाँ चलो आज हम जंग रोकते हैं, और चीजें जैसे पीछे लोग जाने लगेंगे और पीछे से हमला लोग कर देते हैं। ये भी हमने बहुत देखा है। तो पीठ पीछे वार जरूर ये करेंगे, इनका मकसद है, इनका एजेंडा है, ये जरूर करेंगे। हो सकता कोई अभी तक के लिए ऐसा एग्रीमेंट कर ले जिससे जंगबंदी हो जाए, लेकिन वो एग्रीमेंट ये तोड़ेंगे, और जब आप वापस जाने लगेंगे तब हमला। उस वक्त चीजें जो है वो अलग होंगी, और उस अलग होने के साथ साथ नया बुरान खड़ा होगा। और इस बार जो है इजराइल अलग थलग होता दिख रहा है। उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जैसे पहला सपोर्ट उसको पहली बार में मिला था। तो अब इजराइल के पास से जो लोगों की सिंपैथी है, क्योंकि इजराइल के अंदर से बगावत खड़ी हो रही है। बहुत से यहूदी जो है वो देश छोड़ करके जा चुके हैं, जा रहे हैं, जिनके पास नेशनल जो है डुअल नेशनलिटीज है वो जा रहे हैं। तो बस अब देखिए ईरान क्या रिटेलिएट करता है, कैसे रिटेलिएट करता है, कहाँ रिटेलिएट देता है, कहाँ जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी। और अमेरिका में इलेक्शन के बाद, नई सरकार के बाद जो है, मुझे लगता है जल्द से जल्द जो है ये नेटो को इन्वॉल्व करेंगे, और साथ में अमेरिका भी कूदेगी। ये हमारी प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, इख्तलाफात कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये सैयद जवाद साहब के लिए भी आप सब दुआ करें कि वो भी सेहतमंद हो जाए, थोड़ी तबीयत नासाज है। और वो इसके बावजूद आप सुन रहे थे कि जवाद साहब कभी इस तरह नहीं बोलते हैं, वो बहुत बेबाकी से, दमदारी से, लेकिन आज बहुत आहिस्ता, सिर्फ इसलिए, लेकिन वो हमसे जुड़े। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ सैयद जवाद साहब का, कि और उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत अहम इशारे, और इससे पहले भी मैंने देखा कि सैयद जवाद साहब जो प्रेडिक्शन करते हैं, जो बातें करते हैं, और इन्होंने ये बात कही थी कि जंग जो है वो एक्सक्लेट करेगी, जंग बढ़ेगी, और ये जंग बढ़ी है। और अभी भी हालांकि ये कहा जा रहा है, खुद अमेरिका ने कहा है कि जंग जो है न बढ़ने पाए, और मुझे लग रहा है कि अब फिलिस्तीन पे सोल्यूशन निकलने की बात होगी। लेकिन ये चूंकि जो बात जवाद साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि जो जो मेन पॉइंट है कि जो दो लाइनें खींची हुई हैं, दरियाए नील से दरियाए फरात वाली, और जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है, और जो लाल गाय लाके रखी गई हैं, और जिस तरह से देखिए, ये जंग नहीं होती है कि आप सफाया कर दें, आप गजा को बिल्कुल साफ करने की कोशिश, मलबा बना दिया। इसी तरीके से लेबनान में आप देखिए कि मलबा, ये क्या है, ये क्या है, ये सिर्फ ये है कि यहां नई बस्ती बसाई जाए, और अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ा जाए। और याद रखिए कि ये इजराइल की हिस्ट्री रही है, जवाद साहब इसकी तायीद करेंगे, ये हिस्ट्री रही है कि जब जब जंग हुई है, तब तब इजराइल ने बढ़ के कब्जा किया है, और उनको पीछे ढकेल दिया। ये नक्शा मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये सही कह रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं वो मंसूबा है, तो यकीनन ये जंग एस्केलेट करेगी, जंग जो बढ़ेगी, और फिर इसमें ईरान को, भले ही वो आज न करे अभी हमला, लेकिन
ईरान को उतरना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि जवाद साहब कहीं ना कहीं ये जो ब्रिक्स वाला खेल है, ब्रिक्स वाली जो मंसूबाबंदी है, ये अमेरिका और इजराइल पे बहुत बड़ी चोट है। और इसको लेकर के भी कुछ ना कुछ ताकत जो है वो अमेरिका इजराइल जरूर दिखाएंगे, क्योंकि वो खामोश बैठ जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। ये खामोश बैठ जाए, चुप बैठ जाए, क्योंकि देखिए कुछ भी है तो इजराइल ने कहीं ना कहीं ये दिखाया कि साहब हम जो है वो अभी है और हम हमला कर सकते हैं। और ये अब उसको तरह तरह से कि पहले ईरान से बता दिया था, पहले ये कर दिया था, पहले लीक करवा दिया था, यानी अगर ऐसा ना होता तो बहुत बड़ा हमला कर सकता था। तो ये जो प्रोपगंडा, मैं समझता हूं कि इस तरह चीजें, तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब, राजा सिंह राजपूत जी, अमेरिका और उसके एलाई कभी भी किसी युद्ध कानूनों को नहीं मानते, न कोई जवाबदेही रखते हैं। और ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सलीम साहब। इसके अलावा जयदीप साहब कह रहे हैं, मुमताज साहब सही कहा आपने, हर जंग में जमीन हड़पते हैं। इजराइल 44% से आज 86% पहुंच गया है। और आज भी आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं आज भी क्या है, गजा कह रहा है, हमास कह रहा है कि आप हमारी जमीन को छोड़ करके जाओ, लेकिन इजराइल वहां उसके फौजी जो है कुंडली मार के बैठ गए, वहां से हटने के नाम नहीं ले रहे। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या इसकी वजह? इसलिए मुझे लग रहा है ये सही है। राजा सिंह बुंदेला साहब यहाँ पे कह रहे इजराइल की वजह अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है, बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है, लेकिन बहरहाल भाई अभी डॉलर तो डॉलर है ना, और अमेरिका तो अमेरिका है और सुपर पावर है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इतनी ये आसान चीज नहीं है। लेकिन बहरहाल जंग जारी है, जंग आपके सामने है और जंग एस्केलेट करेगी, जंग बढ़ेगी। नितिन याहू, ये बयान आया है सलीम साहब का, मैं हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों के कारण अपने घर पर हुए नुकसान के लिए $500 मिलियन मुआवजे की मांग करता हूं। ये नितिन याहू का बयान है। तो बहरहाल अभी देखिए क्या क्या मांगा जाता है, क्या क्या होता है। लेकिन ये जंग जो है वो इजराइल के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो गई है। और फजील भाई ने जो बात कही कि ये रावण जब तक लंका जलवा नहीं लेगा तब तक मानेगा नहीं, और ऐसा ही लग रहा है कि नितिन याहू की जिद जो है वो इजराइल की तबाही की वजह बनेगी। बहरहाल आज हमने कई इश्यूज पे बात की, चर्चा की, हमने पॉइंट वाइज बातों को समझाने की कोशिश की कि कैसे ईरान जो है रिएक्ट कर रहा है, और ईरान जो है वो रिएक्ट करेगा। ईरान खामोश नहीं बैठेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि इमाम खुमैनी के जो बेटे पोते हसन खुमैनी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर इजराइल को छोड़ा गया, ढील दी गई, तो ये बख्शेगा नहीं, ये काट खाएगा। तो इसलिए इसको काबू में लाना जरूरी है। मैं समझता हूं ईरान इस बात को बखूबी समझता है, ईरान लगाम ढीली नहीं छोड़ सकता है। बहरहाल मैं लेकिन आखिर में यही कहूंगा कि जो फिलिस्तीन का मसला है, जो गजा का मसला है, उसके हक में दुआ होनी चाहिए, उसके हक में आवाज बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो मर रहे हैं वो बहुत अफसोसनाक, जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें आ रही, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मैं आपको दिखा नहीं सकता वो तस्वीरें, ऐसी दर्दनाक तस्वीरें हैं। और दुनिया खामोश तमाशाई बनी है। तारीख इस बात को लिखेगी, याद रखिए, तारीख इस बात को लिखेगी कि बेगुनाह और मजलूम लोग मारे जा रहे थे, और अपने आप को दुनिया का रखवाला कहने वाले या तो खामोश थे या तो इजराइल के साथ खड़े थे। दुनिया इस बात को लिखेगी। राधा भाई, मुमताज भाई, जीरो पावर होने में देर नहीं लगती। अगर ऐसे ही यहाँ पे ये कह रहे हैं ऐसे ही इजराइल को सपोर्ट करते रहे तो सुपर पावर की कुर्सी चली जाएगी।
पुतिन और उसके साथी बहुत स्पीड से उनकी उम्र बढ़ जाएगी, ये कहना है रजा भाई का। आज थोड़ा से वक्त है तो मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि राजा सिंह बुंदेला साहब कह रहे इजराइल बहुत बुरी तरीके से हारेगा। अमेरिका जैसे अफगानिस्तान से भागा था वैसे ही इजराइल से भागेगा अमेरिका इलेक्शन के बाद। ये प्रेडिक्शन राजा सिंह राजपूत कर रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर आई है जो सलीम साहब ने दी है कि बेत नैया गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में एक आवासीय क्षेत्र में इजरायली सेना द्वारा की गई हत्याकांड में 40 शहीद और 80 से ज्यादा जख्मी हुई है। रोज हमले हो रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। बहरहाल मैं यहीं पे अपने प्रोग्राम को रोकूंगा। आप सब शरीक हुए, सब हमारे साथ जुड़े। मैं फजील अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा और मैं जवाद साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा और तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए, जयदीप सिंह बुंदेला साहब आखिरी वक्त तक जुड़े हुए हैं। वो लिख रहे हैं रजा भाई फिलिस्तीन की ये जंग अमेरिकन सुपरमेसी के अंत की शुरुआत है, खात्मे की। इब्ने हसन साहब आ गए, उन्होंने कहा कि इस्लाम की दफा वही लोग कर दिफा वही लोग कर रहे हैं जो कल खैबर में देखा गया था। तो बहरहाल ये तमाम बातें हैं। जंग तो जंग है और जो जंग के मैदान में है वही इसकी तमाम पोजीशन को समझ सकता है। आप तमाम हजरात का जो आखिरी तक हमसे जुड़े रहते हैं, मैं शुक्रगुजार हूं क्योंकि जब आप लोग जुड़े रहते हैं, आप लोग बातचीत करते हैं, उससे एक हौसला मिलता है और अपडेट्स भी मिलती हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो हमें व्यूवर मिले हैं जिस तरह के, वो शायद किसी को व्यूवर इस तरीके से बहुत कम मिलते हैं और ये शायद 13 महीने का जो सफर हमारा रहा है ये उसकी देन है। बहरहाल हम तो चाहेंगे कि जंग खत्म हो, लेकिन जंग खत्म हो जाएगी इसके बावजूद हम ये किसी न किसी सूरत में अपडेट जारी रखेंगे, कुछ और मुल्कों में आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन ये सफर, ये दोस्ती जो कायम हुई है हमारी और आपकी, ये लाइव के जरिए ये इंशाल्लाह इसी तरह से बाकी रहेगी और एक दूसरे की खबर खैरियत हम लोग लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।